हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सिक्स्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका जो एग्जाम होने जा रहा है सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये मेनली हम कहें तो कि सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है, वो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट टाइम। तो अभी सिक्स सेमेस्टर के कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिक्स पर जो है उसके ऊपर अपना जो सारी की सारी बुकें कंप्लीट करनी है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। आप देख सकते हैं आपका ये सिलेबस है। अब हम बात करते हैं हमारे लेसन के बारे में। आपको अराउंड यहाँ पे 8 लेसन या फिर 8 जो चैप्टर्स हैं वो कवर अप करने हैं। पहला जो लेसन आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है आपका एक्सप्लेन द रूल ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसके संदर्भ में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है आपको वो बतानी है। ठीक है। मतलब आपको लोक प्रशासन के बारे में बताना है, परंतु किस चीज को या किस व्यक्ति को ध्यान में रखकर, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उनके द्वारा लिखी गई किताब, उस चीज को ध्यान में रखकर आपको लोक प्रशासन के बारे में बताना है। उत्तर में आप क्या बता सकते हैं? उत्तर में अर्थशास्त्र की प्रशासनिक संरचना, दंड नीति, वित्तीय प्रबंधन, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, और राजा की भूमिका करे को शामिल कर सकते हैं। अगर जब आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आप अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आप जो उस समय का प्रशासनिक संरचना थी, ठीक है, तो आप वो बता सकते हैं। फिर वहां पे दंड किस प्रकार का दिया जाता है वो बता सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन, भाई जो फाइनेंशियली चीजें थी उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा रहा था, आप वो बता सकते हैं। गुप्तचर हो गई ये व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, आप इनके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है क्रिटिकली इवेल्युएट द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम क्लासिकल टू पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस। शास्त्रीय से लेकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण तक लोक प्रशासन के विकास को समझाइए। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लोक प्रशासन का जो विकास है उसको समझा रहा है। कब से? तो हम कहें कि क्लासिकल टू पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस, फ्रॉम क्लासिकल से लेकर आपको पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस तक समझा रहा है। मतलब शास्त्रीय से लेकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण तक जो हमारा लोक प्रशासन व्यवस्था है उसका विकास हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। आप इसमें क्लासिकली बता सकते हैं, ठीक है, व्यवहारवादी के बारे में बता सकते हैं, विकासात्मक के बारे में बता सकते हैं, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है। तो और विकास को जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि भाई हाँ इस फेज में इस प्रकार से जो लोक प्रशासन है उसमें चेंजेस हुए थे, उसमें विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर रिलेवेंस इन अ मॉडर्न गवर्नेंस। ठीक है। प्रशासन के जो सिद्धांत है, सिद्धांतों और आधुनिक शासन में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। ठीक है। तो जो हम कहे कि प्रशासन के जो सिद्धांत है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, और आधुनिक शासन जो है जैसे मॉडर्न गवर्नेंस है, ठीक है, इनकी प्रासंगिकता आपको बतानी है। इनकी भाई एक प्रकार से होता है कि प्रासंगिकता का मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये रिलेवेंस है या नहीं है, करंट टाइम में इनका यूज है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। आगे देखें। इसी के उत्तर में आप बता सकते हैं कि उत्तर में एकता, पदानुक्रम, नियंत्रण, समन्वय, आदेश की एकता जैसे सिद्धांत और उनकी आज के प्रशासन में जो उपयोगिता है वो आप ये चीजें बता सकते हैं। देखिए ये जो पिन वाला ऑप्शन है ना, ये वाला इसलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि आपको आंसर में कुछ पॉइंट्स ऐड करने को मिल जाए। ठीक है। आपको अपना आंसर कंप्लीटली बनाना होगा वहां पे, बट आप इन पॉइंट्स को उठा के अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिटेल वर्जन में होगा और आप पॉइंटों में एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेसन नंबर 2 आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में क्वेश्चन एक आता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत थे उनका आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है। ये जान लीजिए कि आपकी किताब के अंतर्गत जो भी राइटर्स या कहें कि बड़े बड़े थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरीज दी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप उनके बारे में डिटेल मत लीजिएगा, उन थ्योरीज के बारे में पढ़ के जाइए किसने क्या बताया है। ठीक है। जैसे एफ डब्ल्यू टेलर हो गया, आगे भी दो चार है, ऊपर हमने कौटिल्य के बारे में देखा। ये सारी चीजों के बारे में ना पढ़ के जाइए, तभी आप आंसर बना के लिख पाएंगे। तो जो टेलर थे उनका वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे बताना। उत्तर में कार्य विभाजन के बारे में बात कर सकते हैं, समय अध्ययन के बारे में बात कर सकते हैं,
कार्य मानीकरण और प्रोत्साहन योजना आदि जो चीजें हैं इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज सोल्डरिंग, हाउ डिड टेलर ट्राई टू इलिमिनेट देम। ठीक है, सोल्जरिंग क्या है और टेलर ने इसे कैसे समाप्त किया। ठीक है, सोल्डरिंग क्या है और टेलर ने इसे कैसे समाप्त किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो छात्र को प्राकृतिक और प्रणालीबद्ध सोल्जरिंग सोल्जरिंग समझाकर टेलर के जो वैज्ञानिक समाधान जैसे समय अध्ययन चयन प्रशिक्षण इन सारी चीजों को ऐड करना होगा, इनके ऊपर चर्चा करनी होगी अपने आंसर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका आधुनिक लोक प्रशासन व्यवस्था है उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन की कितनी प्रासंगिकता है वो आपको यहाँ पे बतानी है, उसके विश्लेषण आपको करना है। आज की तकनीकी व्यवस्थाएं आज की तकनीकी व्यवस्थाओं, दक्षता प्रबंधन तकनीकों और एचआरएम में इसकी उपयोगिता बताइए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें जो वैज्ञानिक प्रबंधन की जो उपयोगिता है, जो नीड है, ठीक है, वो रिलेवेंस है या नहीं है, आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे कवर अप करने हैं। लेसन नंबर 3 आता है, आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, आदर्शवादी नौकरशाही व्यवस्था मैक्स वेबर के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें पूछा गया, डिस्कस द टाइप ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स जो वेबर है उनके अनुसार जो प्राधिकार के प्रकार हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की जो अथॉरिटी है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जो कि मैक्स वेबर ने बताया है, उनके अनुसार वो चीज है। ठीक है, पारंपरिक करिश्माई और कानूनी तर्क संगत प्राधिकार की परिभाषा का उदाहरण बताइए। आपको यहाँ पे पारंपरिक बता सकते हैं, फिर करिश्माई जो प्राधिकार है उनके बारे में बता सकते हैं, फिर कानूनी तर्क संगत जो प्राधिकार है उनके बारे में आप बता सकते हैं। ये अथॉरिटी की यहाँ पे बात हो रही है कि भाई किस किस व्यक्ति के पास किस किस प्रकार की अथॉरिटीज है, उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वेबर्स आइडल टाइप ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मैक्स वेबर का जो आदर्श नौकरशाही का सिद्धांत है, ठीक है, उसकी विशेषताओं को आपको यहाँ पे बताना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पन्नुक्रम, फिर नियमबद्धता, विशेषज्ञता, लिखित दस्तावेज, चयन प्रणाली की व्याख्या आप इन चीजों में कर सकते हैं। ये सारी चीजें की बारे में आप बता सकते हैं इनकी विशेषता के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाईलाइट द लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। वेबर की जो नौकरशाही की सीमाएं हैं और आलोचनाएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है ना, मैक्स वेबर की जो नौकरशाही व्यवस्था है उसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या है, और उसकी क्रिटिसिज्म के बारे में, मतलब उसकी आलोचनाएं आपको यहाँ पे करनी है। फिर कठोरता के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, लाल फीताशाही, नवाचार की कमी, मतलब इनोवेशंस की कमी होती है इनके नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत। फिर मानवीय पक्ष की उपेक्षा को शामिल करें। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेसन नंबर 4 आता है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन म्यो के द्वारा। ठीक है, मानव संबंध का जो सिद्धांत है एल्टन म्यो द्वारा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इवेलुएट द नेचर एंड फाइंडिंग द हैथ्रोन्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हाथरॉन प्रोब की प्रकृति और निष्कर्ष का मूल्यांकन कीजिए। ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, हम कहें एल्टन म्यो द्वारा जो टॉपिक है और इसके अंतर्गत ये हार्थन प्रयोग जो है ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो प्रयोग है उसकी प्रकृति के बारे में बताना है, उसके निष्कर्षों का मूल्यांकन आपको करना है। प्रकाश डालेंगे आप उसमें। ठीक है, विश्राम की अवधि के बारे में बात करेंगे, समूह व्यवहार पर प्रभाव, और फिर अनौपचारिक संगठन की भूमिका के ऊपर आप बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कंपेयर क्लासिकल थ्योरी एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। आपको कंपेयर करनी है क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। शास्त्रीय सिद्धांत और मानव संबंधित सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पे तुलना करनी है। एक दक्षता केंद्र, दूसरा मानव केंद्रित, मुख्य अंतर और दृष्टिकोण स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एग्जामाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चेस्टर बार्नेट। ठीक है, चेस्टर बार्नेट का योगदान की विवेचना की। चेस्टर बार्नेट ने क्या योगदान दिया था, आपको उसके बारे में बताना है। उत्तर में आप स्वीकृति सिद्धांत के बारे में बताएंगे, कार्यकारी के कार्य और अनौपचारिक संगठनों की जो भूमिका थी उनके बारे में भी आप बताना होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, लेसन नंबर 5 आता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन के द्वारा। ठीक है, तार्किक निर्णय निर्माण हर्बर्ट साइमन का जो है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमने ऊपर टॉपिक्स की बात करी है, ठीक है, एल्टन मेयो हो गया, मैक्स वेबर हो गया, या फिर ये हम कहें कि हर्बर्ट साइमन के जो है, इनके बारे में ना आप अच्छे से पढ़ के जाइए। देखिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कहेंगे हम लोग कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, बट
आपसे उनकी विशेषता पूछी जा सकती है, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की, उनके सिद्धांतों का आप कह सकते हैं कि तुलना करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ना सिद्धांतों के बारे में बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए, तभी आप तुलना कर पाएंगे, तभी आप उसकी विशेषता लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए और इस चीज को कवर करके जाइए, तभी आप आंसर बना पाएंगे और अच्छे जो नंबर है वो गेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रिलेशनलिटी बाय हर्बर्ट साइमन। ठीक है, सीमित तर्कशीलता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सीमित तर्कशीलता, इसका क्या मतलब कि भाई तर्क देने का जो तरीका है, या हम कहें कि तर्क देते दिया जाता है, तो वो एक लिमिटेड है, एक बाउंडेशन के अंतर्गत ही वो चीज है। तो ये जो अवधारणा है इसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सीमित जानकारी होना, संसाधन और समय के कारण निर्णय और सेटिस्फाइंग की प्रयोग को समझाइए। ठीक है, देखिए जब आपके पास जानकारी सीमित होती है तो आप जो तर्क है वो सीमित दे पाते हैं। आपके पास संसाधन या फिर समय के कारण क्या होता है, आप तर्क सीमित दे पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि सीमित तर्कशीलता की अवधारणा को तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, क्रिटिकली इवेलुएट साइमंस रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। ठीक है, जो हर्बर्ट साइमन है उनका तर्क संगत निर्णय निर्माण का जो मॉडल है उसके बारे में आपको मूल्यांकन करना है। ठीक है, इसमें आप चरणों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि समय, वो समस्या पहचान के बारे में बात कर सकते हैं, वैकल्पिक विश्लेषण, चयन और क्रियान्वयन के जो विस्तृत तरीके हैं इनके बारे में आप इस जो मॉडल है उसके अंतर्गत बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड जो डिसीजन होता है या निर्णय होते हैं उनके बीच में आपको अंतर बताना है। ठीक है, दोहराए जाने योग्य बनाम नई स्थिति के निर्णय में अंतर और उदाहरण देना। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं कि निर्णय लेना जो कि दोहराए जा सकते हैं, और एक नई परिस्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं वो, इनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 आता है, ये लेसन नंबर 6 आता है, इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स। ठीक है, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण फ्रेडरिक्स के द्वारा। एक्सप्लेन फ्रेडरिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिस्मेटिक्स सोसाइटी। ठीक है, फ्रेडरिक्स की जो प्रिज्मेटिक समाज है उसके बारे में आपको यहाँ पे अवधारणा देनी है, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। ठीक है, आप इसमें साला मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं, फिर द्विवेदता, औपचारिक अनौपचारिक संस्थाओं के सम्मिश्रण को समझाना होगा, यहाँ पे आप इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्कस द रोल ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है, उसके लिए आपको इकोलॉजिकल जो अप्रोच है उसके रूल को आपको यहाँ बताना, मतलब प्रशासनिक व्यवहार को समझने में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की क्या भूमिका रही है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे भूमिका बतानी है। राजनीतिक सामाजिक भूमिका बता सकते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बता सकते हैं, संस्कृति का प्रशासन पर प्रभाव दर्शाना होगा, ये सारे पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 आता है, कंटेम्प्रेरी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, समकालीन सैद्धांतिक दृष्टिकोण। पहला क्वेश्चन आता है इसमें, कंपेयर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। आपका जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है और न्यू पब्लिक सर्विस है इनको आपको कंपेयर करना है। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट न्यू पब्लिक सर्विस की तुलना करनी है आपको। एक बाजार आधारित दक्षता मॉडल है। ठीक है, ये जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि बाजार आधारित दक्षता मॉडल है, और दूसरा क्या है, नागरिक की भागीदारी पर आधारित मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, एक्सप्लेन गुड गवर्नेंस एंड नेटवर्क गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, सुशासन और नेटवर्क शासन की जो अवधारणा है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें पारदर्शिता के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में आप बताएंगे, इन दोनों के बारे में, इनके उत्तरदायित्व जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आप बताएंगे, इनकी भागीदारी कितनी है आप ये बताएंगे, और बहु अभिकर्ता सहयोग के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस जो है या डिजिटल शासन, उसके प्रभावों का आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। ई गवर्नेंस आ गया, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करेंगे। सेवा वितरण हो गया, सर्विसेज जो है उनका सर्विसेज को बांट दिया गया, और आईसीटी के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। लेसन नंबर 8 आता है, जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लैंगिक दृष्टिकोणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है, एग्जामाइन द नीड एंड इम्पैक्ट ऑफ जेंडर पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में लैंगिक दृष्टिकोण की आवश्यकता और उसके प्रभावों को समझाइए। आपको लोक प्रशासन के अंतर्गत जो लैंगिक दृष्टिकोण है, जेंडर पर्सपेक्टिव है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके प्रभाव क्या है आपको ये बताना है। महिलाओं की भागीदारी के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, नीति में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे, और लैंगिक न्याय के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्माण में, ठीक है,
नीति निर्माण में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की अवधारणा आप समझ, जब भी कोई नीति बनाई जाती है ना तो उसमें जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होती है उसकी अवधारणा को आपको यहाँ पे बताना है। आप इसमें बता सकते हैं नीति, बजट और योजनाओं की में लिंग के जो परिचय हैं उनके बारे में बता सकते हैं, और उनकी मुख्य धारा में लाने की जो प्रक्रिया है उस चीज के बारे में आप यहाँ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, डिस्कस द मेजर बैरियर्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी में जो प्रमुख बाधाएं आ रही हैं उनके बारे में आपको बताना है। महिलाओं की भागीदारी किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको लेकर कई सारी उनको बाधाएं फेस करनी पड़ती है, उनके बारे में आपको बताना है, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कार्य स्थल भेदभाव और अवसर की कमी। इन सारी चीजों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपका अच्छा जो कंप्लीट बुक है वो खत्म हो जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे के सारे हमने कवर अप करे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम के 2 हमारे चैनल अवेलेबल है, आप जाके उससे जॉइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। ऐप को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पर आपको इस सब्जेक्ट से नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप वहाँ जाके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ये हमारे ऐप के बारे में डिटेल्स है। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।